हे राम राम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनसी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 3 ऑफ सॉन्डर्स, जो कि आपके लिए अपकमिंग नॉरसेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी लाइफ में फर्दर बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस में ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और आज हम बेसिकली इस क्वेश्चन में आप डिस्कस करने जाएंगे क्या इम्पोर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको आपकी हॉस्पिटल ड्यूटीज के टाइम पे ध्यान रखनी है। और कुछ बहुत इनमें से बहुत कुछ आपको नर्सिंग एग्जाम जो कि आप देने जाएंगे, उन नर्सिंग एग्जाम्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है अ नर्सिंग इंस्ट्रक्टर डिलीवर्स अ लेक्चर टू द नर्सिंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द इशू ऑफ क्लाइंट राइट्स and ask a nursing student to identify the situation that represents an example of invasion of client's privacy. Which situation, if identified by the student, indicates an understanding of a violation of this client's right? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये जो बड़ा 5 लाइन का आपका क्वेश्चन, एक सिनेरियो जो बना रखा है, इस सिनेरियो में कुछ नहीं पूछा हुआ। इस सिनेरियो में सिर्फ एक नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है, हम बोल सकते हैं कि एक ट्यूटर है या टीचर है। टीचर क्या है, अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा है क्या, कुछ राइट्स के बारे में, क्लाइंट्स के राइट के बारे में पढ़ा रहा है। और इस राइट में उसने एक राइट पढ़ाया है, कौन सा, इन्वेजन ऑफ क्लाइंट्स प्राइवेसी। बस ये एक टॉपिक है, इसके अंदर जो हम बात करेंगे, इन्वेजन ऑफ क्लाइंट्स राइट, क्लाइंट्स प्राइवेसी। अब इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर ने क्या है, बच्चे से, स्टूडेंट नर्स से पूछा है कि ना इन 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आप देख के बताओगे कि क्लाइंट की प्राइवेसी है जो उसका इन्वेजन हुआ है, उसका ब्रीच हुआ है या क्लाइंट की प्राइवेसी टूटी है। अब सबसे पहला मतलब अगर देखें ऑप्शंस को देखें, क्या, परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर विदाउट कंसेंट, थ्रेटनिंग टू गिव ए क्लाइंट्स अ मेडिकेशन, telling the client that they cannot leave the hospital, observing care provided to the client without the client permission। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको देखना है। आपके पास 5 सेकंड है, आप सोच लीजिए आपका जो भी आंसर है, या वीडियो पॉज करके भी आप सोच सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको टैकल करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए इन्वेजन ऑफ क्लाइंट्स प्राइवेसी क्या होता है। इन्वेजन ऑफ क्लाइंट प्राइवेसी को अगर हम इजीली डिफाइन करें तो किसी भी क्लाइंट या किसी भी पर्सन के पर्सनल स्पेस या उसकी बॉडी को हम उसकी मतलब इजाजत के बिना अगर देखें, उसकी परमिशन के बिना अगर उसके स्पेस में देखें हम, या उसकी बॉडी को हम देखें, तो इसको हम इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहेंगे। जस्ट लाइक कि चेकिंग अ व्हाट्सएप ऑफ एनी क्लाइंट, या किसी पर्सन का व्हाट्सएप चेक करना, या हम बोल सकते हैं कि ना किसी क्लाइंट की ईसीजी हो रही है, लेकिन हमने उसकी ईसीजी करने से पहले, मतलब ईसीजी जब हम करते हैं तो आपके जो कपड़े हैं आपको ऊपर उठाने पड़ते हैं और आपका चेस्ट या ब्रेस्ट रीजन्स पे आपकी इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, लेकिन मैंने उनसे परमिशन नहीं ली इस चीज के लिए, तो ये भी एक क्लाइंट का इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड बैटरी का आपके ऊपर केस लग सकता है। तो आइए हम जानते हैं इन 4 में से क्या ऑप्शंस होंगे। पहला है परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर विदाउट कंसेंट, कुछ भी कंसेंट लिए बिना या किसी उससे बात करे बिना या उसकी इजाजत लिए बिना मैंने क्या किया, उसके ऊपर प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर दिया, है ना। तो इसकी भी एक अलग से टर्मिनोलॉजी है जो मैं लास्ट में बताऊंगा जो भी है। सेकेंड वन है थ्रेटनिंग टू गिव अ क्लाइंट ए मेडिकेशन, मतलब कि क्लाइंट को डराना कि मैं आपको मेडिकेशन दे दूंगा, इसके लिए भी एक अलग से टर्मिनोलॉजी है जो भी मैं बताऊंगा। थर्ड वन है टेलिंग द क्लाइंट दैट दे कैन नॉट लीव द हॉस्पिटल, इसके लिए भी एक है कि आप क्लाइंट को बोल रहे हो कि आप हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते, है ना। और फोर्थ वन है कि आप क्लाइंट को बोल रहे हैं कि ऑब्जर्विंग केयर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट विदाउट द क्लाइंट परमिशन, हम क्लाइंट की परमिशन के बिना क्लाइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये बताएगा क्या, ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी बताएगा। अब 2 टर्म है, 2 टर्म में जो हर स्टूडेंट फंसता है वो है असॉल्ट और बैटरी। असॉल्ट होता है कि आप किसी को भी थ्रेट कर रहे हैं, किसी भी क्लाइंट को या किसी भी पर्सन को आप थ्रेट कर रहे हैं कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ही चीज ले सकते हैं,
असॉल्ट और बैटरी को याद करने के लिए कि आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं कि मैं तुझे छू दूंगा या मैं तुझे मारूंगा, दिस इज अ असॉल्ट। जैसे कि इसमें बोला है कि थ्रेटनिंग टू गिव अ क्लाइंट अ मेडिकेशन, मतलब कि मैं क्लाइंट को डरा रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं, जैसे छोटे बच्चे को हम दवाई देने के टाइम पे बोलते हैं कि ना या तो दवाई खा लो वरना मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा। तो एज अ नर्स अगर इन माय हॉस्पिटल ड्यूटी मैंने ये किसी भी क्लाइंट को बोल दिया और उसको अगर ये चीज जची नहीं या उसको ये चीज पसंद नहीं आई तो वो मेरे ऊपर केस कर सकता है। जो केस मेरे ऊपर बनेगा वो बनेगा असॉल्ट का। सेकंड वन है बैटरी। बैटरी में होगा, पहले हमने कहा कि दवाई खा ले वरना मैं तेरे को इंजेक्शन लगा दूंगा, दैट इज असॉल्ट। और इफ अगर मैंने ये एक्ट कर दिया है ना, इसको हम कहेंगे, अगर मैंने ये एक्ट परफॉर्म कर दिया, उसको इंजेक्शन लगा दिया, मतलब कि मैंने उसके विदाउट कंसेंट मैंने उसकी बॉडी को टच किया है ना, तो वो हो जाता है तुम्हारा बैटरी। अब आप कभी नहीं भूलोगे असॉल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस है। असॉल्ट और बैटरी में ए और बी भी आ रहा है, तो याद कर लो कि थ्रेट पहले आता है, टच बाद में होता है ना। तो असॉल्ट पहले आएगा, बैटरी बाद में होगा। कि मैं बोलूंगा कि दवाई खा ले वरना इंजेक्शन लगा दूंगा, दैट इज असॉल्ट। और इफ अगर मैंने इंजेक्शन लगा दिया तो वो हो जाएगा बैटरी। थर्ड वन ऑप्शन है टेलिंग द क्लाइंट दैट दे कैन नॉट लीव द हॉस्पिटल। क्लाइंट को बोलना कि आप हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते। इसमें हमारे ऊपर अगर मैंने किसी भी पेशेंट या किसी भी क्लाइंट को कह दिया कि आप हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते तो मेरे ऊपर केस लग जाएगा, किसका? फॉल्स इंप्रिजनमेंट का। फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मेरे ऊपर केस लग जाएगा कि मैंने क्लाइंट को एक डिटेंशन में रखा है, मैंने क्लाइंट को रोक के रखा है अपने पास। तो किसी भी क्लाइंट को मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। उसकी अपनी मर्जी है कि वो हॉस्पिटल में रुकना चाहे या नहीं रुकना चाहे। अगर हॉस्पिटल से क्लाइंट जाना चाहता है तो मैं उसको रोक नहीं सकता। बस मेरा एज अ नर्सिंग स्टाफ मेरा एक वहां पे ये बन सकता है कि ना मैं उससे एक शीट पे साइन करा लूं, दैट इज लामा। लामा स्टैंड्स फॉर लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। पेशेंट से मैं बोल दूं कि आप इस लामा फॉर्म पे साइन कर जाओ, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस पे साइन कर जाओ और आप जहां जाना चाहो जा सकते हो। मैं उसको रोक नहीं सकता, मैं उसको बाधित नहीं कर सकता, वरना मेरे ऊपर केस लग जाएगा फॉल्स इंप्रिजनमेंट का। और फॉल्स इंप्रिजनमेंट का केस जब लगता है जब आप पेशेंट को विदाउट डॉक्टर ऑर्डर आप पेशेंट को हॉस्पिटल में रोकें। इफ, ध्यान से सुनना, अगर आप पेशेंट को विदाउट डॉक्टर ऑर्डर अगर आप पेशेंट को रोकते हैं हॉस्पिटल में तो आपके ऊपर केस लगेगा फॉल्स इंप्रिजनमेंट का। इफ अगर आप डॉक्टर्स ऑर्डर पे पेशेंट को हॉस्पिटल में रोकते हैं बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट पॉलिसीज, तो उसको हम कहेंगे, एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि साइकेट्रिक में बहुत ज्यादा यूज होती है, दैट इज सेक्लूजन। सेक्लूजन में हम क्या करते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट इफ वो एक एनजीएस पेशेंट है या वो पेशेंट है जो कि क्या कर रहा है, आपको परेशान, आपको परेशान एक बहुत गंदा वर्ड हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि वो जो आपकी यूनिट है, यूनिट में मिस हैपनिंग क्रिएट कर रहा है, अदर्स पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहा है और अदर पेशेंट्स को परेशान कर रहा है। तो कुछ डॉक्टर्स ऑर्डर पे आपको पेशेंट को सेक्लूजन में रखना पड़ता है, कमरे में बंद करना पड़ता है अंडर सुपरविजन। ट्रीटमेंट के लिए आप पेशेंट को करते हैं, दैट इज सेक्लूजन। सेक्लूजन ऑर्डर आपको हर 24 आवर्स में चाहिए और डॉक्टर का रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए। वॉइस कॉल ऑर्डर पे या टेलीफोन ऑर्डर पे आप पेशेंट को सेक्लूजन में नहीं डाल सकते। फर्स्ट वन। तो आपको मैंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बता दी हैं जिनको मैं एक बार और डिफाइन कर देता हूं। फर्स्ट वन इज असॉल्ट। ए फॉर असॉल्ट। असॉल्ट पहले आएगा, दैट इज जैसे ए पहले आ रहा है। असॉल्ट के लिए हम बोलेंगे कि मैंने थ्रेट करा किसी को भी, कि जैसे कि बोलते हैं, माँ भी बोलती है खाना खा ले वरना थप्पड़ मारूंगी, दैट इज असॉल्ट, है ना। सेकंड वन इज बैटरी। बैटरी में मैंने थप्पड़ मार दिया खाना खिलाने से पहले, खाना नहीं खा रहा बच्चा, मैंने थप्पड़ मार दिया, दैट इज बैटरी। फिर थर्ड वन आया फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट के लिए मैंने आपको बताया, आपने किसी भी ऑर्डर के बिना पेशेंट को या क्लाइंट को आपने हॉस्पिटल में रोका है और उसको कमरे में बंद, एक तरीके से हॉस्पिटल में रोकना भी डिटेंशन हो गया। पूरे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर डिटेन कर लिया मैंने पेशेंट को, क्लाइंट को डिटेन कर लिया,
तो उसको हमें फॉल्स इंप्रिजनमेंट का केस लगेगा। उसी से मिलती जुलती एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज सेक्लूजन। सेक्लूजन के अंदर हमें डॉक्टर्स ऑर्डर पे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए हम पेशेंट को अपने पास रखते हैं, दैट इज सेक्लूजन। और है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि पेशेंट या किसी भी क्लाइंट के पर्सनल स्पेस में घुसना या उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करना, उसे ऑब्जर्व करना विदाउट देयर परमिशन, तो हम उसको बोलेंगे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। थर्ड वन, और मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी और बता देता हूं जिसमें आपके टॉट्स वगैरह खत्म हो जाएंगे लगभग, दैट इज डिफामेशन। डिफामेशन क्या होता है? डिफामेशन का मतलब होता है किसी भी क्लाइंट को डिफेम करना या उसको क्या करना, एक तरीके से डिफेम करने को हिंदी में क्या कहेंगे कि मैंने उसको डिफेम, मेनली हिंदी में आप देख लीजिएगा डिफेम करने को क्या कहते हैं। डिफेम का मतलब होता है किसी की, मैंने जो उसकी पर्सनल या प्रोफेशनल उसकी लाइफ को मैंने किसी और के सामने उल्टा सीधा उसको बोल दिया है ना, उसको उल्टा सीधा बोल दिया या उसके बारे में उल्टा सीधा लिख दिया है, तो मैंने उसको डिफेम कर दिया, मैंने उसको क्या कर दिया, एक तरीके से, वो हिंदी वर्ड मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है, आप बोल सकते हैं डिफेमेशन को। डिफेमेशन के अंदर दो वर्ड आते हैं, दैट इज लायबल एंड स्लेंडर। क्या आते हैं? एक आता है लायबल और एक आता है स्लेंडर। लायबल, लायबल में आ रहा है एल और सिलेंडर में आ रहा है एस। तो आप लायबल के एल से याद कर सकते हैं लिख कर, क्या याद कर सकते हैं? लिख कर। और एस से आ रहा है, एक एल है एक एस है, एस से आ रहा है स्पोक, है ना। तो आप बोल सकते हैं क्या, लिख कर किसी को भी डिफेम करूं तो मेरे ऊपर केस लगेगा किसका, लायबल का, कि मैंने लिख दिया कि वो, मतलब मैंने अपने नर्सिंग स्टाफ या पेशेंट के बारे में लिखकर उसे डिफेम करा, है ना। लिखकर कैसे डिफेम करा कि मैंने लिख दिया कि वो तो ऐसी है वैसी है, या वो ऐसा है वैसा है, उसके बारे में कुछ गलत वर्ड्स में बोलूं, है ना, तो वो हो जाएगा लायबल। लिखकर मैंने किसी को डिफेम किया। और सेकंड वन हो जाएगा स्लेंडर। स्लेंडर में आएगा कि स्पोकन करके, मैंने बोलकर किसी को डिफेम किया, किसी के बारे में मैं गलत वर्ड्स बोलूं कि यार वो तो ऐसी है, या किसी अपने कलीग से बोलूं पेशेंट्स के बारे में, यार ये पेशेंट बहुत बुरा है, ये पेशेंट क्या है ना, काम करवाने में बहुत ड्रामे करता है, दैट इज डिफेमेशन। मैंने उसे डिफेम किया है। या कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं क्या करूं कि पेशेंट की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, है ना, वो रिपोर्ट्स पेशेंट चाहता है कि मैं किसी के साथ डिस्कस ना करूं, लेकिन मैंने उन रिपोर्ट्स को क्या किया, किसी, मतलब कि रिसर्च पर्पसेस के लिए मैंने उन रिपोर्ट्स को यूज कर लिया। और रिसर्च जब पूरी हुई तो हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो टीवी में वो रिपोर्ट्स दिखाई गई कि हमने इन रिपोर्ट्स पे ऐसे ऐसे रिसर्च करी थी, ये हुआ था। तो पेशेंट को, क्लाइंट को उस रिपोर्ट के बारे में पता लगा और उसने क्या किया, डिफामेशन का केस लगा दिया कि इन्होंने मेरी बेइज्जती करी है। डिफेम करना मतलब हो जाता है बेइज्जती करना एक तरीके से, है ना। तो लगभग टॉट्स इसके अंदर खत्म हो गया। कौन सा, डिफेमेशन, लायबल, सिलेंडर। एक टर्मिनोलॉजी भी मैंने बताई लामा, जो कि हम डॉक्यूमेंटेशन में रखते हैं, सेक्लूजन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, असॉल्ट, बैटरी, ये सब खत्म हो गए। दो टर्मिनोलॉजी में और बताना चाहता हूं जिसके अंदर लगभग लगभग कंफ्यूजन रहता है और पेपर में बहुत ज्यादा उस चीज को हम गलत भी करते हैं। वो है क्या, मैं बताता हूं, एक मिनट। वो दो टर्मिनोलॉजी है, नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस, है ना। नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेजर लोग गलत करते हैं, और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में हो नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस, तो आधी से ज्यादा लोग और आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स उस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। दो वर्ड्स हैं क्या, नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस क्या होती है? नेग्लिजेंस मतलब कि हो जाता है एक तरीके से नजरअंदाज करना, है ना।
नजरअंदाज, और ये हो जाता है प्रोफेशनल नजरअंदाज। तो इसीलिए इसको हम एक वर्ड से और जानते हैं, वो कौन सा है? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्या? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के नाम से जानते हैं। माल का मतलब होता है कुछ भी रॉन्ग। हम बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? रॉन्ग प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, उसको हम बोलेंगे माल प्रैक्टिस। सेकेंड वन इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होगा नजरअंदाज करना, जस्ट। और एक चीज याद रखना, नेग्लिजेंस ना कोई भी कर सकता है, लेकिन माल प्रैक्टिस हमेशा प्रोफेशनल आदमी करेगा। दैट इज वाई इसको हमने प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का है। प्रोफेशनल मतलब कि नर्स, डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल, ये सब करेंगे। नर्स, डॉक्टर्स, वो फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, ये सब करेंगे। वार्ड बॉय, ये सब इनमें नहीं आएंगे, है ना। तो नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि क्या, पानी गिरा हुआ है ना, फ्लोर पे पानी गिरा हुआ है, और मैंने वो पानी के लिए साफ करने के लिए किसी को भी नहीं बोला। आप देखने के बावजूद भी मैंने किसी को नहीं बोला कि ये पानी आप साफ कर दो, है ना, ये पानी आप साफ कर दो। और उसकी वजह से कोई भी क्लाइंट क्या हुआ, उसका पैर फिसल के वो गिर गया, दैट इज नेग्लिजेंस। मैं देख रहा हूं कि क्लाइंट क्या है ना, क्लाइंट को सीजर्स वगैरह आ रहे हैं, सीजर्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन मैंने साइड रेल्स ऊपर नहीं करी, दैट इज नेग्लिजेंस। कोई भी इस काम को कर सकता है और वो काम ना होने की वजह से किसी को नुकसान हुआ है ना, दैट इज नेग्लिजेंस। लेकिन माल प्रैक्टिस एक बिल्कुल अलग टर्म हो जाएगी, ब्रॉडर टर्म भी बोल सकते हैं इसको। वो कैसे? माल प्रैक्टिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि डॉक्टर ने लिखा, क्या डॉक्टर ने लिखा, एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर ने लिखा कि पेनिसिलिन देनी है, पेशेंट को क्या है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देना है भाई, ठीक है। तो पेनिसिलिन में देने के लिए ना मेरे को एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए, वो रहती है क्या, एएसटी मेरे को हमेशा परफॉर्म करनी है। वो क्या होता है? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। एएसटी में हमेशा परफॉर्म करूंगा बिफोर गिविंग एनी एंटीबायोटिक, मेरे को एएसटी करना मस्ट होता है, करो तो। ये एक जनरल प्रैक्टिस के अंदर आता है। क्या मैंने एएसटी करी नहीं और मुझे पता लगा नहीं, कि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट तो पढ़े नहीं थे कि पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है, या पेशेंट ने हिस्ट्री दी थी कि मेरे को पेनिसिलिन से एलर्जी है, मैंने पेशेंट को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दिया, और देने की वजह से पेशेंट को कुछ भी हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो आएगा माल प्रैक्टिस के अंदर, उसमें मेरे ऊपर केस लगेगा माल प्रैक्टिस का। दैट इज माल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फंसाता है, मैक्सिमम लोग इसमें फंसते हैं, और नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को जरूर क्लियर करना। थ्योरी, इससे जितनी रिलेटेड थ्योरी है ना, वो मैंने थ्योरी आपको समझा दी है, जितनी भी इससे रिलेटेड थ्योरी है। अब आप क्वेश्चंस इसके जितने हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। हे नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्या, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कुछ एंड के क्वेश्चंस चल रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस और रह गए, इसके बाद में हम बहुत ही मजेदार टॉपिक जो हमारा है, जिससे कि पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ऐसा कोई नॉट सेट का एग्जाम नहीं जाएगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। और वो टॉपिक है कौन सा? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इस टॉपिक को है ना, नॉर्सेट ऐसा है कि ना, अगर उसके सर पे डंडा मार दिया ना, तो भी अगर उसकी याददाश्त चली जाए ना, तो भी इस टॉपिक को नहीं भूलेगा। ऐसा टॉपिक है ये, बिल्कुल पेपर में छोड़ता ही नहीं है कि इस टॉपिक से वो एग्जाम में क्वेश्चन ना दे। और जब मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूंगा ना, तब आपको अगर पढ़ रखा होगा तो आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन आते हैं, और नहीं पढ़ रखा होगा ना, तब भी अगर आपने सीरियसली नॉर्सेट जैसे एग्जाम में जाके अगर थोड़े बहुत ऑप्शंस को सही से ध्यान से पढ़ा है ना, तो आपको एकदम से हिट हो जाएगा कि हाँ भाई ये चीज पेपर में आती है। तो अभी हम बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं, ऐसे दो तीन क्वेश्चंस और हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से फनी वे में और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको क्लियर कर रहा हूं। जो आपको मैंने पिछले 8-9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको समझाए हैं,
वो बिल्कुल मैंने आपको अच्छे तरीके से फनी वे में विद एग्जांपल समझाए, जो कि आपको किसी और जगह पे नहीं समझेंगे। तो अब हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ओल्डर क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्या फ्रैक्चर आर्म को लेके आया है। ऑन फिजिकल असेसमेंट अ नर्स नोट्स ओल्ड एंड न्यू काइमोटिक एरियाज, है ना, पुराने और नए एकाइमोटिक एरियाज हैं कहां पर, चेस्ट पे और लेग्स पे। कहां पे, क्लाइंट के चेस्ट पे है और लेग्स पे है। अब मैंने क्लाइंट से पूछा, है ना, आज द क्लाइंट हाउ द ब्रूजेस, ये आपके जो नील पड़ी हुई है ये आपके कैसे है। तो क्लाइंट ऑल्दो रिलक्टेंट, क्लाइंट हिचकिचाया और उसने कहा, बट हिचकिचा के भी उसने क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस में नर्स से कहा कि ना फैमिली मेंबर्स फ्रीक्वेंटली हिट्स द क्लाइंट, फैमिली मेंबर्स क्या है मुझे मारते हैं, इफ सुपर इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन टाइम। सुपर का मतलब यहां पे हो जाएगा क्या, डिनर। डिनर इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन टाइम, खाना टाइम पे नहीं बनता तो मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे मारते हैं, है ना। जब वो कहां से, काम से आते हैं, देखते हैं खाना नहीं बना टाइम पे तो वो मुझे मारते हैं, है ना। तो द नर्स प्लान्स टू मेक विच मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। एज अ नर्स मैं कपिल गर्ग वहां पे क्या करूंगा, मैं मेरा वहां पे क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट एक रेस्पॉन्स होगा। तो उसके लिए जो 4 ऑप्शंस हैं इसके अंदर से आपको जो भी आपका जवाब देना है, आपके पास 5 सेकंड है, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर आप सोचिए, अपना आंसर लगाइए और इधर जो मैं रेशनल दूं उससे आप अपना रेशनल कनेक्ट कीजिए। इफ अगर आप रेशनल सही से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप पेपर में भी इस एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, और रियली आई विल डिस्कस दिस सिचुएशन विद योर फैमिली मेंबर्स। पूरी की पूरी ये जो रामायण है मैंने पेशेंट से सुनी, मैंने क्लाइंट से सुनी और मैं उससे कह रहा हूं कि चलो सही है, मैं आपके क्या है फैमिली मेंबर से ये चीज डिस्कस करूंगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन जहां तक है मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर आप सोच पा रहे हो तो ये एक अब्यूज का क्लाइंट है। अगर अब्यूज के क्लाइंट में मैंने डायरेक्ट फैमिली मेंबर से डिस्कस किया ना तो वो क्या कहेंगे, अभी हमसे गलती हो गई, हम आगे से ये चीज नहीं करेंगे, है ना। और वो क्लाइंट को वहां से ले जाएंगे मना के, जैसे तैसे डरा के या मना के डराएंगे, बोलेंगे यहाँ पे बातें बखेड़ा खड़ा मत करो और घर पे चलो देखते हैं। और वहां पे जाके क्लाइंट के साथ, आपके पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, गुस्से में अगर उसके फैमिली मेंबर्स होंगे। तो ये पहला ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा गलत है कि आप ये ऑप्शन वहां पे करें। दूसरी चीज क्या कह रही है, लेट्स टॉक अबाउट द वेज यू कैन मैनेज योर टाइम टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। ये दूसरा ऑप्शन भी क्या कह रहा है कि भाई अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें और जल्दी से रेस्पॉन्स दें तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मेरे को रेस्पॉन्स की तरह चुन लो, ये वो वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन में बात हुई कि मेरे को इसलिए मारा जाता है कि मैं क्या है खाना नहीं बना पाता, टाइम पे खाना नहीं बना होता जब मेरे फैमिली मेंबर्स घर पे आते हैं, है ना। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ना एज अ नर्स मैं बोलूंगा कि चलो मैं तुम्हें ना तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं कि तुम टाइम कैसे निकाल पाओ खाना बनाने के लिए। ये चीज इस आंसर में लिखी हुई है, लेट्स टॉक अबाउट द वेज। कुछ वेज के बारे में बात करते हैं जिससे कि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें और बचा सकें अपने साथ ये जो आपके साथ घटना हो रही है ना। तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन ऐसा है कि पकड़ लो, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि मैं क्लाइंट को ये सिखाऊं कि ना भाई आप पिट रहे हो तो आप खाना टाइम पे बनाओ तो आप पिटोगे नहीं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स हु कैन मेक यू आउट अंटिल यू रिजॉल्व दिस इंपॉर्टेंट इशू विद योर फैमिली मेंबर्स। थर्ड ऑप्शन तो ये कह रहा है कि भाई मैं अपना पत्ता एक तरीके से हटा रहा हूं एज अ नर्स, मैं यूं करके बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता, आपका कोई एक अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे जाओ और उससे ये चीज डिस्कस करो कि जब तक आपके फैमिली मेंबर्स आपकी ना सुने जब तक आप जाओ और अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। इसमें तो मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो रिगार्डिंग पेशेंट, उससे मैं अपना एक तरीके से पीछा छुड़ा रहा हूं, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। आफ्टर एलिमिनेशन ऑप्शन फोर्थ इज राइट, जो क्या कह रहा है कि एज अ नर्स ना मैं कुछ लीगल बाउंड, I am a legally bound to report abuse. I will stay with you while
यू गिव द रिपोर्ट एंड हेल्प फाइंड अ सेफ प्लेस फॉर यू टू स्टे। इसमें कह रहा है कि ना एज अ नर्स ना मैं लीगली बाउंड हूं कि मेरे को जो आपके ऊपर अब्यूज हो रहा है ना उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस रिपोर्ट के दौरान ना आपके साथ ही रहूंगा ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मतलब आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको अब्यूज ना करें, है ना। इसलिए मैं क्या करूंगा, पेशेंट के साथ ही रहूंगा, क्लाइंट के साथ ही रहूंगा और उसके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगा। नर्सिंग में आप हमेशा ध्यान देना कि कुछ भी चीज करने से पहले ना, कुछ भी मतलब पूरी नर्सिंग में कुछ भी चीज करने से पहले ना हम क्लाइंट की सेफ्टी को जरूर देखेंगे। जैसे कि अभी अब्यूज हो रहा है, मैं कुछ भी बाद में करूंगा, रिपोर्ट बाद में करूंगा, है ना, क्लाइंट का सब कुछ बाद में करूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन बाद में, लेकिन मैं उसकी सेफ्टी सबसे पहले इंश्योर करूंगा कि मेरा क्लाइंट सेफ है। जस्ट लाइक कि सीजर्स हो गई, सीजर्स में हम पढ़ते हैं कि एबीसी केयर हमको देनी है सीजर्स के पेशेंट को, कि ए फॉर एयरवे मैनेजमेंट करना है, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन मुझे मैनेज करना है, लेकिन बिफोर एयरवे मैनेजमेंट मुझे क्लाइंट की सेफ्टी को इंश्योर करना है कि क्लाइंट कहीं पे भी गिर गया और वहां पे उसे सीजर्स आ रहे हैं तो उसके हेड में भी चोट आ सकती है ना, उसको कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसको एक सेफ उसको एक लोकेशन प्रोवाइड करवाऊंगा क्लाइंट को, जिससे कि उसको सीजर्स के दौरान उसको कुछ भी इंजरी ना हो, है ना। ऐसे एक सेफ्टी इज मस्ट। जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम पेश फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा हूं और क्लाइंट को रिएक्शन होगी, तो एससीपी को बताने से पहले मैं स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन और एनएस की जो ड्रिप होती है ना उसको स्टार्ट करूंगा, ताकि क्लाइंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन ना हो। मेनली सेफ्टी को हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे कि क्लाइंट के अंदर हमें क्या करना है, सेफ्टी को फोकस करना है कि क्लाइंट हमारा बचा रहे, क्लाइंट की डेथ ना हो, क्लाइंट को कोई मानसिक हानि ना हो, है ना। तो सेफ्टी को हमें फोकस में रखना है। तो ऑप्शन 4 इस हिसाब से क्या होगा, एक बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है, हमने एक वर्ड इसके अंदर देखा, इस क्वेश्चन में मैंने एक वर्ड देखा, वो कौन सा था, इकाइमोटिक एरियाज और ब्रूजेस। ब्रूजेस को तो जनरल, इकाइमोसिस को ना जनरल टर्म्स में हम क्या कह देते हैं, ब्रूजेस कह देते हैं, है ना। ब्रूजेस का मतलब होता है, अगर हम हिंदी भाषा में या अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ब्रूजेस का मतलब होता है क्या, नील पड़ना। हम सब ने देखा भी होगा कि ब्रूजेस का मतलब होता है नील पड़ना। ठीक है, अब 3 टर्म्स हैं, जो 3 टर्म्स में भी हमें थोड़ा मोटा कंफ्यूजन रहता ही है कि फर्स्ट तो क्या रहता है, ब्लीडिंग, अंडर स्किन। इसके अंदर ना 3 टर्म्स आती हैं जिसमें क्या है, हम हमेशा कंफ्यूज से ही रहते हैं। फर्स्ट वन होती है पिटेके, सेकंड वन होती है परपूरा और थर्ड वन रहती है इकाइमोसिस। इसमें लगभग लगभग टाइम ना हम कंफ्यूज से ही रहते हैं कि पिटेके क्या होते हैं, परपूरा क्या होता है ना, और इकाइमोसिस क्या होते हैं। ठीक है, और होता तीनों के अंदर ही ब्लीडिंग अंडर द स्किन है, तीनों सेम ही चीज है एक तरीके से, बस इसमें और सिर्फ क्या है, साइज की बात हो रही होती है। साइज की क्या बात हो रही होती है, अगर ब्लीडिंग अंडर द स्किन हो जावे और वो कितने के हो गए, 2 से 3 mm की ब्लीडिंग रहे, छोटे 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 होते हैं ना, दाने टाइप के होते हैं, लेकिन वो उभार वाले नहीं होते। एक चीज और याद रखना है, ये प्लेन होंगे, है ना, ऐसे उभार वाले नहीं होंगे ये। ठीक है, ये प्लेन होंगे सरफेस पे, है ना। इसको हम बोलेंगे क्या, साइज में 2-3 mm के रहेंगे। अब अगर हम परपूरा की बात करें तो वो रहेंगे 3 से लेके 10 mm के, ये हो जाते हैं हमारे परपूरा। और अगर हम इकाइमोसिस की बात करें ना तो ये अराउंड एंड अराउंड 1 सेंटीमीटर तक होते हैं, नील पड़ जाती है, बड़े से हिस्से में नील पड़ जाना, है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इकाइमोसिस। ठीक है, और जो ये वाला है ना, जो मैंने बताया उभरा हुआ, इसको हम बोलते हैं पप्यूल। क्या बोलते हैं, पेप्यूल। ठीक है,
तो ये चीज मैंने आपको बता दी, ब्लीडिंग अंडर द स्किन, पिटेके, परपूरा और इकाइमोसिस क्या होता है, जो कि इस क्वेश्चन में था हमारे लिए। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है द नर्स कॉल्स द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिगार्डिंग अ न्यू मेडिकेशन प्रेस्क्रिप्शन बिकॉज द डोजेज प्रेस्क्राइब्ड इज हायर देन द रिकमेंडेड डोजेज. The nurse is unable to locate the primary healthcare provider and the medication is due to be administered. Which action would the nurse take? इस क्वेश्चन में नर्स क्या है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एक तरीके से ढूंढ रही है किस लिए कि जो प्रेस्क्रिप्शन हुआ है ना, जो डोजेस का प्रेस्क्रिप्शन हुआ है ना, वो क्या है, हायर डोज पे डोजेस का प्रेस्क्रिप्शन हो गया, जो कि रिकमेंडेड डोज है ना उससे ज्यादा डोज का प्रेस्क्रिप्शन एक किसने, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कर दिया है। करने की वजह से क्या है ना, द नर्स इज अनेबल टू लोकेट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो नर्स है ना वो क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है ना उसको क्या है, ढूंढ नहीं पा रही है। तो उसकी वजह से क्या है, एंड द मेडिकेशन इज ड्यू टू बी एडमिनिस्टर्ड, जिसकी वजह से क्या है, मेडिकेशन, मैं पेशेंट को क्या है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। तो अब इसमें मैं क्या, मेरा क्या एक्शन वुड द नर्स टेक, मैं क्या एक्शन लूंगा या क्या करूंगा मैं उस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। जनरली बस एक बात इसके अंदर पूछी हुई है, क्या है, हायर देन द रिकमेंडेड डोजेस, जो डोजेस प्रेस्क्राइब्ड करी है ना जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने, वो डोज क्या है ना, हायर डोजेस उसने क्या है, प्रेस्क्राइब्ड कर दिया। जो ऑप्शंस इसके अंदर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से बेस्ट ऑप्शंस क्या आप सिलेक्ट करोगे, क्या बेस्ट एक्शन आप परफॉर्म करोगे ऐसी सिचुएशन के अंदर, जो कि आपकी ये डेली हार्डल्स होते हैं, डेली जो हमारी हॉस्पिटल ड्यूटीज होती हैं, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन हमें, ऐसी सिचुएशन हमें मेनली देखने को मिल जाती है। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट द नर्सिंग सुपरवाइजर, क्या मैं अपने नर्सिंग सुपरवाइजर को कॉन्टेक्ट करूंगा। सेकेंड वन कह रहा है कि एडमिनिस्टर द डोज प्रेस्क्राइब्ड, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि ना जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने हमें पढ़ाया है, हमें मतलब कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चार्ट है, जिसके अंदर क्लाइंट जो चार्ट है उसके अंदर जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो डोजेस हमें लिखी है वो हम पेशेंट को लगा दें। सेकंड ऑप्शन यही कह रहा है कि एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड डोज। थर्ड ऑप्शन कह रहा है होल्ड द मेडिकेशन अंटिल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन बी कॉन्टेक्टेड, जब तक आपको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं मिलता है, जब तक आप क्या करिए, डोज को होल्ड कर दीजिए और आराम से बैठिए। ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एडमिनिस्टर्ड द रिकमेंडेड डोज अंटिल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन बी लोकेटेड, जो भी आपको रिकमेंडेड डोज पता है, जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने हायर डोज जो आपको प्रेस्क्राइब करी है ना, लेकिन आपने तो क्या फार्माकोलॉजी पढ़ रखी है, तो आपको रिकमेंडेड डोज जो भी ड्रग की है वो आपको पता है, तो आप वो ड्रग को एडमिनिस्टर कर दो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर आपको नहीं मिल रहा है। तो इसमें से बेस्ट एक्शन या बेस्ट इंटरवेंशन या बेस्ट उस सिचुएशन के अंदर मैं क्या चीज करूंगा ताकि मैं बचा भी रहूं, है ना, मेरे राइट्स, है ना, और मेरी प्रैक्टिस बची रहे। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले में, है ना। फर्स्ट ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एडमिनिस्टर द रिकमेंडेड डोज अंटिल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन बी लोकेटेड, कि मैं रिकमेंडेड डोज को एडमिनिस्टर कर दूं। क्यों? क्योंकि मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ रखी है, तो रिकमेंड डोज जो भी बन रही है उस ड्रग की, तो मैं उसको एडमिनिस्टर कर दूं और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जब आएगा, जब उससे बातचीत कर लेंगे और ठीक करवा लेंगे, ऐसा कर लूं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ये नर्स की प्रैक्टिस में आता ही नहीं है रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग या प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग, है ना, ये नर्स की प्रैक्टिस के अंदर ही नहीं आता। इफ अगर मैं ये चीज करता हूं तो मेरे ऊपर केस भी हो सकता है कि आपने किससे पूछ के, आपकी प्रैक्टिस के अंदर ये है ही नहीं कि आप डोज को रिकमेंड करो या प्रेस्क्रिप्शन दो। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ये मेरी प्रैक्टिस और खतरे में डाल देगा कि भाई आप तो आगे फर्दर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन कह रहा है होल्ड द मेडिकेशन अंटिल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन बी कॉन्टेक्टेड, आप मेडिकेशन को होल्ड कर दो अगर आपको नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे गलत प्रैक्टिस होगी। इससे तो पेशेंट का नुकसान होगा, और इससे क्या होगा, पेशेंट के जो राइट्स हैं उसका हनन होगा, पेशेंट के राइट छीने जाएंगे एक तरीके से। जो पेशेंट के 6 राइट्स हैं, वो पेशेंट्स के राइट्स को हम फॉलो ही नहीं कर रहे, कि हमने पेशेंट को ड्रग ही नहीं प्रोवाइड करी जब तक मेरा प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर मुझे नहीं मिल रहा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड डोज,
ये भी एक तरीके से उसके राइट्स को ही तोड़ना है, उसके राइट्स का हनन करना है कि जो डोज प्रेस्क्रिप्शन लेटर पे लिखी हुई है मैं उस डोज को लगा दूं, चाहे वो ज्यादा है। इफ फॉर एग्जाम्पल अगर वो डोज वारफरीन हुई, वारफरीन या हिपेरिन में से कोई सी वो डोज हुई, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर भाई ब्लीडिंग हो जाएगी, है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज तक की उसको प्रॉब्लम हो सकती है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर मैंने क्या रिकमेंडेड डोज से हायर डोज लगा दी। ये तो मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ रखी है, तो मुझे पता है कि रिकमेंडेड डोज कितनी है, तो मैं होल्ड उस टाइम पे कर सकता हूँ, है ना, उसको होल्ड करना मेरे लिए जरूरी है, मैं एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। लेकिन अगर होल्ड कर दिया तो भी तो मैंने पेशेंट का राइट खराब कर दिया, पेशेंट का राइट का हनन कर दिया, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। और आफ्टर एलिमिनेशन हमारा ऑप्शन फर्स्ट बचा, दैट इज राइट ऑप्शन। क्या है, कॉन्टेक्ट द नर्सिंग सुपरवाइजर। यहाँ पे क्या है, मैं लीगल प्रैक्टिसेस करूंगा और मैं अपनी जॉब भी बचाऊंगा, अपनी जॉब को भी मेरे लिए बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रोफेशनलिटी भी यहाँ पे करना मेरे लिए जरूरी है। और मैं क्या करूंगा, नर्सिंग सुपरवाइजर को कांटेक्ट करूंगा। नर्सिंग सुपरवाइजर इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, कैसे हैंडल कर सकता है, नर्सिंग सुपरवाइजर फर्दर किसी और यूनिट में कॉल करेगा, क्यों, वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है नर्सिंग सुपरवाइजर, और वो उधर के हॉस्पिटल एनवायरनमेंट और हॉस्पिटल से उसके लाइजन अच्छे हैं, जो हॉस्पिटल में पर्सनल्स काम कर रहे हैं। आप अभी वहां नए गए हो, है ना, तो आपके इतने अच्छे लाइजन नहीं है ऑन कंपेयर जितने आपके नर्सिंग सुपरवाइजर के हैं। तो नर्सिंग सुपरवाइजर किसी और डॉक्टर से वहां पे प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे क्या है, डोज को सही करवाएगा। और अगर आपको अपना जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसने वो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसकी जगह दूसरे से ठीक करवा के भी वो आपको रिकमेंड डोज लगाने को बोल सकते हैं। मतलब आपका नर्सिंग सुपरवाइजर आपको क्या करेगा, उस सिचुएशन को जो आपके पास हार्डल आया है उसको टैकल कौन करेगा, नर्सिंग सुपरवाइजर करेगा। ये आपके लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा इस सिचुएशन में। अभी मैंने कुछ बात करी क्या, राइट्स ऑफ पेशेंट्स, है ना, ये मैंने बात करी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पेशेंट के लिए क्या होते हैं, 6 राइट होते हैं पेशेंट के, है ना। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसके अंदर मैंने बात करी थी क्या, राइट्स, है ना, राइट्स कितने होते हैं, 6 राइट्स होते हैं। फर्स्ट वन क्या कहता है, राइट ड्रग। सेकंड वन क्या होता है, राइट डोज। थर्ड वन क्या होता है, राइट रूट। फोर्थ वन क्या होता है, राइट टाइम। फिफ्थ वन क्या होता है, राइट क्लाइंट या पेशेंट। सिक्स्थ वन होता है क्या, राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन, 6 राइट होते हैं। फर्स्ट वन इज क्या, राइट ड्रग। राइट ड्रग में क्या है, जो हमारा पेशेंट होता है, हमारा क्लाइंट होता है, उसका क्या है, ये राइट है ना, ये उसका राइट है कि उसको क्या है, ड्रग जो होती है ना वो सही ड्रग दी जाए, ये उसका राइट है कि उसको सही ड्रग दी जाए। सही ड्रग में हमारे से क्या है, गलतियां लग सकती हैं कुछ ऐसी ड्रग्स के साथ में जो कैसी हैं, लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स हैं, लासा ड्रग्स हैं। जैसे कि मेरे को डॉक्टर ने बोला या डॉक्टर ने ऑन प्रेस्क्रिप्शन क्या लिखा, मेट्रोनिडाजोल लिखा, लेकिन मैंने उसको क्या है, लुक अलाइक की वजह से या साउंड अलाइक की वजह से मैंने क्या उसको पढ़ा क्या, मेटफॉर्मिन। या डॉक्टर ने बाहर से बोला मेट्रोनिडाजोल लाओ, मैंने तेजी में सुना मेटफॉर्मिन लाओ, मेटफॉर्मिन ला के दी, पेशेंट को दे दी। ये होता है, ये गलतियां होती हैं कुछ, जो इसमें क्या है ना, पेशेंट का राइट होता है कि उसको क्या है, सही ड्रग दी जाए, है ना। दूसरा राइट होता है कि पेशेंट को सही डोज दी जावे। सही डोज क्या है ना, कि कई बार गलतियां हो जाती है, जैसे कि डॉक्टर ऑन प्रिस्क्रिप्शन लिखता है इतनी ड्रग दो, कई बार ड्रग लिख देता है ऐसे क्या,
0.1 mg, है ना, ऐसे ड्रग लिख देता है, या ड्रग लिख देता है कितनी, अब डॉक्टर ने लिखा 1.1 mg, मैं उसको दे रहा हूं कितनी, 101 mg, है ना, ऐसे गलतियां लग जाती हैं। तो अब प्रेस्क्रिप्शन लेटर में कैसे लिखने लग गए हैं, कैसे 0.1 mg, इसको आगे 0 बनाना है, 0.1 mg ऐसे लिखने लग गए हैं, ठीक है। तो राइट डोज देने के लिए मेरे को क्या करना है, पेशेंट के लिए मेरे को 3 चीजें चेक करनी है। क्या, एक तो पढ़ते हुए डोज चेक करनी है, ठीक है। एक क्या है, अलमीरा में से जब मेडिकेशन मैं निकालूंगा और लोड करूंगा उस टाइम पे डोज चेक करनी है। देन उसके बाद में जब मैं क्लाइंट में एडमिनिस्टर करूंगा उस डोज को, जब मेरे को वो डोज चेक करनी है। तो ऐसे 3 जगह मैं डोज को, ड्रग को चेक करके मैं इस चीज को क्या कर सकता हूं, लेस कर सकता हूं, गलतियों को, अपना जो रॉन्गफुल एक्ट होते हैं, माल प्रैक्टिस होती है, उसको मैं कम कर सकता हूं। राइट रूट भी देना जरूरी होता है, कि ये भी पेशेंट का राइट है कि उसको सही रूट से मेडिकेशन दी जावे। जो रूट हमें दिया हुआ है, जैसे कि अगर मेरे को आईवी रूट दिया हुआ है, आईवी बोलस दिया हुआ है, या आईवी फ्लूइड मेरे को ड्रिप के साथ दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन को अगर मैं आईवी बोलस दे दूं तो पेशेंट के लिए दिक्कत हो जाएगी, उसको एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। जो ये कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, वो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालें कि ये कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। इफ अगर आप ये कॉम्प्लिकेशन नहीं बता पाते हैं कि कमेंट सेक्शन में क्या होता है और आपको प्रॉब्लम है कि ये टॉपिक क्या पता आपका क्लियर ना हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा, है ना। 4th वन क्या होता है, राइट टाइम। जो क्लाइंट की मेडिकेशन है उसका टाइम होता है कि भाई उसको एचएस देनी है, ओडी देनी है। एचएस मतलब होता है बेड टाइम पे देना, ओडी मतलब होता है दिन में 1 बार देना, या बीडी देनी है दिन में 2 बार देनी है, टीआईडी 3 बार देनी है, क्यूडी 4 बार देनी, क्यूओडी मतलब 4 बार देनी है, एसओएस देनी है, इमरजेंसी में देनी है, प्रोरीनाटा देनी है, मतलब प्रोरीनाटा का मतलब होता है अभी एडमिनिस्टर करना है। प्रोरीनाटा होता है जब पेशेंट को जरूरत हो, जब एडमिनिस्टर करनी है। एसओएस का मतलब होता है ऑन इमरजेंसी एडमिनिस्टर करना, है ना। तो ये होता है राइट टाइम पे डोज देना जरूरी है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेटर में लिखी हो। 5th वन है राइट क्लाइंट। हमारे लिए राइट क्लाइंट भी जानना जरूरी होता है। वो हम कैसे जानेंगे, कम से कम 2 आइडेंटिफायर्स से जानेंगे कि भाई क्लाइंट को मैं सही पहचानूं। जैसे कि, है ना, पेशेंट का नाम है रामलाल, है ना, तो मैं गया रामलाल कौन है ना, जस्ट नाम से मेरे को कभी नहीं करना। मे बी एक यूनिट के अंदर 2 रामलाल हो सकते हैं, तो मेरे को फादर नेम भी जरूर ऐड करना है पेशेंट के साथ में, रामलाल सन ऑफ श्यामलाल, ऐसे करके, है ना। या फर्स्ट आइडेंटिफायर ये हो गया। सेकंड आइडेंटिफायर हो सकता है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। थर्ड आइडेंटिफायर हो सकता है हॉस्पिटल रिस्ट बैंड, है ना, जो भी हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा उससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। 2 या 3 चीजें याद रखनी है कि किससे हमें कभी आइडेंटिफाई नहीं करना। किसी भी चीज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, चीजें वो पढ़ो कि जो हमें नहीं करनी, है ना। ये जानना, ये सबको पता होता है क्या क्या करना है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि क्या आपको नहीं करना है, तो आप एक गुड नर्स और आप एक अच्छे नर्स जरूर बनेंगे। क्या नहीं करना है, तो हमें कभी भी रूम नंबर से पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है कि हम कभी भी पेशेंट के बेड नंबर से आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे। क्यों, क्लाइंट का रूम कभी भी चेंज हो सकता है ना, क्लाइंट का बेड उसी तरीके से कभी भी चेंज हो सकता है ना। तो हम क्लाइंट पेशेंट को राइट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो मैंने आपको बताया है ना। 6th वन आता है राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लाइंट को मेडिकेशन लगा दी लेकिन मैं डॉक्यूमेंट करना भूल गया, तो ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑन पेपर क्लाइंट को कोई मेडिकेशन नहीं लगी है, या मैंने डॉक्यूमेंट तो लिख दिया है कि मैंने क्लाइंट को एडमिनिस्टर कर दिया है लेकिन मैं क्लाइंट को एडमिनिस्टर नहीं कर पाया हूं। दोनों ही जगह आपकी नेग्लिजेंस देखी जाएगी, ठीक है।
तो जैसे ही आप चीज को एडमिनिस्टर करो, किसी भी मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करो वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन करो। क्लाइंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसी टाइम डॉक्यूमेंटेशन करो। जैसा कि मैंने आपको एक ऑब्जर्व वाला मैंने आपको एक इसी सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, जैसा देखो वैसा उसके अंदर नोट करो। सीम्स, है ना, बिकेम, ये चीजें, ये वर्ड आपको यूज नहीं करने हैं, आपको ऐसे वर्ड यूज करने हैं जो है वो लिखना है। एब्रीवेशंस, ये सब आपको कभी डॉक्यूमेंटेशन में यूज नहीं करनी है। तो ये कुछ ऐसा क्या था, राइट्स ऑफ क्लाइंट्स थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, वो है द नर्स एम्प्लॉयड इन द हॉस्पिटल इज वेटिंग टू रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी वाया द fax machine. The fax machine activates and the nurse expects the report but instead receive a sexually oriented photograph. Which is the most appropriate initial nursing action? एक नर्स क्या है ना, हॉस्पिटल में काम कर रही है, वाइल वर्क उसको क्या है ना, फैक्स मशीन ऑन होती है, वो रिपोर्ट का वेट कर रही होती है और उस रिपोर्ट का वेट करते दौरान उसको क्या है, एक सेक्सुअली ओरिएंटेड फोटोग्राफ क्या होती है, रिसीव होती है। सेक्सुअली ओरिएंटेड फोटोग्राफ उसको एक रिसीव होती है, तो वो नर्स उस टाइम पे क्या इनिशियल नर्सिंग एक्शन करेगी, क्या उसको एक्शन करना है ना, ताकि उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और वो एक लीगल एक्शन भी ले सके। फर्स्ट वन इज कॉल द पुलिस, सेकंड वन इज कट अप द फोटोग्राफ एंड थ्रो इट अवे, थर्ड इज कॉल द नर्सिंग सुपरवाइजर एंड रिपोर्ट द अकरेंस, फोर्थ वन इज कॉल द लैब एंड आस्क फॉर द नेम ऑफ द इंडिविजुअल हु सेंड द फोटोग्राफ। इसमें से हम क्या एक बहुत मतलब एप्रोप्रिएट, है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन क्या हमारा होगा? फर्स्ट वन इज कॉल द पुलिस। कॉल द पुलिस वो एक वेरी इनिशियल एक्शन हो जाएगा, जो कि हम क्या है ना, इतना इनिशियली कोई एक्शन हम नहीं करेंगे, फर्दर आगे हम इसको हम कर सकते हैं, है ना। सेकंड वन इज कट अप द फोटोग्राफ एंड थ्रो इट अवे, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉइंग द एविडेंसेस, है ना, हम जो एविडेंस है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो आपके लिए नहीं हो पाएंगी, आपके खिलाफ भी मे भी हो सकती हैं, कि आप मानहानि का केस भी हो सकता है आपके ऊपर। तो आप जो भी आपके एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय ना करो, काट के अगर आपने डस्टबिन कर दिया उसे तो वो जो एविडेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। थर्ड वन इज कॉल द नर्सिंग सुपरवाइजर एंड रिपोर्ट द अकरेंस, दैट इज मे बी द राइट आंसर। फोर्थ वन इज कॉल द लैब एंड आस्क फॉर द नेम ऑफ द इंडिविजुअल हु सेंड द फोटोग्राफ, आपको कॉल करना है और पूछना है कि किसने फोटोग्राफ भेजी है, ये भी एक गलत एक्शन हो जाएगा। मे बी आपके साथ लड़ाई झगड़ा ये भी हो सकता है और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है कि आप डायरेक्ट किसी को यूं बोलो कि आपने मेरे को ये गंदी फोटो भेजी है या सेक्सुअली ओरिएंटेड कोई भी फोटोग्राफ आपने भेजी है। तो आप खुद इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो कीजिए। किसको? चेन ऑफ कमांड को फॉलो कीजिए। आप क्या है, अपने नर्सिंग सुपरवाइजर से बोलिए, नर्सिंग सुपरवाइजर आगे जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होंगी, मेनली आप क्या है पुलिस को कॉल करेंगे, तो ये हो जाएगा कि आपने चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं करी है, बहुत वेरी इनिशियल एक्शन हो जाएगा ये कि आपने चेन ऑफ कमांड तो फॉलो नहीं करी, डायरेक्ट पुलिस को बुला लिया जस्ट बिकॉज, क्योंकि ना आपको क्या है, एक हॉस्पिटल के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो होता है चेन ऑफ कमांड। आपको थ्रू प्रोसेस आपको आगे बढ़ना है जिससे कि आपको लीगल इम्प्लीकेशन जो भी आपका लास्ट में आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो आपको फेस ना करने पड़े। तो चेन ऑफ कमांड के थ्रू आप क्या करें, नर्सिंग सुपरवाइजर को जरूर बताएं, जो कि आपको फर्दर आपको हेल्प करेगा कि आपको इस ऐसी प्रॉब्लम में कैसे फेस करना है। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, और मेरे को देखने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। बाकी मेरा यही कहना है कि आप ऐसे क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए फॉर क्लियरिंग योर नॉट सेट लाइक एग्जाम्स, और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप एक एग्जाम को क्लियर करें और आप 80 से 90 हजार तक की सैलरी आप उठाएं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक चीजों को रटने की जगह अगर चीजों को समझे ना, तो थिंग्स विल ग्रेट फॉर यू। और बाकी आपके ऊपर है, पढ़ना अल्टीमेटली मुझे यही कहना है कि पढ़ना पड़ेगा ही अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। रटने से नॉर्सेट जैसा एग्जाम कभी क्लियर नहीं हो सकता, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। आपको चीजें ऐसे समझ में आनी चाहिए कि ना
मतलब क्वेश्चन में होता है पिक द वर्ड एंड गेट द आंसर, वैसा आपको सीन होना चाहिए, है ना। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। और मुझे मेनली ये लगता है कि ना पर्सनली कि ना अगर आपको चीजें रटी नहीं है और चीजें आपने समझी हैं, आपको नॉलेज है ना, तो आप एग्जाम तो क्लियर करेंगे लेकिन लाइफ में भी आगे बहुत अच्छा करेंगे। वाइल योर प्रैक्टिस आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, हर्डल्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। आप एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर भी कर सकते हैं। बी अ नॉलेजेबल मैन, आपको कभी भी मतलब ना किसी के सामने नीचा नहीं देखना पड़ेगा, है ना। अगर आपको नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, अगर आपको नॉलेज है ना, तो आप अपने इंटरनली आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और मैं ये मानता हूं अगर आपकी मतलब ना आपका माइंड अगर किसी चीज को जानता है ना, जब भी आपकी आईज भी उसी चीज को जानती है। आप अपनी हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान अगर कुछ भी देखेंगे ना, वो आप जान पहचान जब भी पाएंगे जब आपका माइंड उसे जानता है। और माइंड आपका कैसे जानेगा? थ्योरी पढ़कर। तो थ्योरी पे फोकस जरूर कीजिए। थ्योरी को मैंने बहुत चीजें देखी हैं, बहुत लोगों को देखा है, जैसे कि मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं वगैरह हैं, ये सब ये पूछते हैं कि ना थ्योरी को याद कैसे करें। मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी को याद करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी को समझने की जरूरत है ना। इफ अगर आपको थ्योरी समझ में आ रही है ना, सही से थ्योरी समझ में आ रही है, आपको याद नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी को सही से समझने की जरूरत है। क्वेश्चंस आपके यूं सॉल्व होंगे। और किसी भी टॉपिक को मैं ये मानता हूं कि अगर आपकी कोचिंग में वो टॉपिक पढ़ा दिया, तो एक बार आपने कोचिंग में पढ़ लिया, तो कोचिंग में पढ़ने से 50-60% रिटेंशन आ जाता है। फिर हम बोलते हैं क्या, 137 रूल। 137 रूल मैं भी फॉलो करता था अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे। वो कैसे कि जैसे अगर आपको कोई भी टॉपिक आज कोचिंग में पढ़ाया गया है या किसी भी यूट्यूब चैनल से, कहीं से, बुक से आपने अगर किसी टॉपिक को पढ़ा है, तो इफ अगर आपने आज उस टॉपिक को पढ़ा है तो कल उसे रिवाइज जरूर कीजिए। देन उसको थर्ड डे पे रिवाइज कीजिए और सेवंथ डे पे रिवाइज कीजिए। फॉर रिवीजन इज मस्ट फॉर एनी टॉपिक, कोई भी वो टॉपिक हो। और देन इफ अगर आपको फर्दर, जैसे कि आप अगर ओबीजी रिवाइज करने बैठे हैं, पीडियाट्रिक्स रिवाइज करने बैठे हैं, एमएसएन को रिवाइज करने बैठे हैं, यानी फर्दर किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने बैठे हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से उसको उस सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, ना आपका एग्जाम क्रैक होगा। थ्योरी पढ़ने वाले का मैक्सिमम, सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले का 30-40% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में राइट। और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले का 40-50% क्वेश्चन आप राइट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन मर्ज में करने पड़ेंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ो, उसके 10 या 20 क्वेश्चन लगाओ, दैट इज इनफ फॉर इट। ठीक है, बाकी बस इतना ही कहना है ना। पढ़ते जाइए, चलते जाइए, लाइफ विल इजी फॉर यू ऑल। ओके, थैंक यू।